नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं बरदीश चागर, अनीता आनंद, हरजीत सज्जन और जगमीत सिंह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनीता आनंद। अनीता आनंद जी को कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो ये हैं हमारी अनीता आनंद जी। तो दोस्तों, भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता अनीता आनंद को 26 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कैबिनेट फेरबदल में कनाडा की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले लोक सेवा और खरीद मंत्री के रूप में कार्य किया। आनंद लंबे समय से रक्षा मंत्री रहे भारतीय मूल के हरजीत सज्जन का स्थान लेगी। तो ये जो हरजीत सज्जन थे, ये पहले रक्षा मंत्री थे। हरजीत सज्जन को अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी का मंत्री नियुक्त किया गया है। आनंद को 2019 में ओंटारियो प्रांत में ओकविले का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद के एक नए सदस्य के रूप में चुना गया था। अब दोस्तों, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कनाडा के बारे में। तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और कनाडा की मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर। और प्रधानमंत्री कौन है कनाडा के? जस्टिन ट्रूडो। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त कौन है? तो वह हैं अजय बिसारिया। और ये अक्टूबर 2021 तक वहाँ पे भारतीय उच्चायुक्त रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय मणिपुरी फीचर फिल्म के लिए रजत कमल से सम्मानित किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं अक्षी, ऑप्शन बी है रोनुवा हु नेवर सरेंडर, काजरो, और ऑप्शन डी है इगी कोना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इगी कोना। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। इगी कोना स्लोगन माई पोनी को विज्ञान भवन में आयोजित 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय मणिपुरी फीचर फिल्म के लिए रजत कमल से सम्मानित किया गया है। फिल्म के सुशीला द्वारा निर्मित और माई पक्साना होरोंगबम और बॉबी बेंगबम द्वारा निर्देशित है। फिल्म पोलो के जन्मस्थल में पोनी और पोलो खिलाड़ियों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालती है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 विजेताओं की सूची थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म कौन है? अक्षी। अक्षी जो है वो सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म, तो असमिया की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है रोनुवा हु नेवर सरेंडर। और तीसरी है हमारी सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म, यह है काजरो। और चौथी है हमारी पास सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म, ये है बार्डो। तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो वर्ष 1954 में इसे स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को। यह भारतीय सिनेमा के लिए सिनेमाई उपलब्धियों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दो मुख्य श्रेणियों में प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला है फीचर फिल्म और सेकंड वन इज गैर फीचर फिल्म। दादा साहब फाल्के पुरस्कार एक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है और भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक फिल्म
व्यक्तित्व को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत के 10वें राष्ट्रपति के आर नारायणन की 27 अक्टूबर 2021 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो हमारे ऑप्शन है 101वीं, 102वीं, 103वीं और ऑप्शन डी है 104वीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 101वीं। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं के आर नारायणन के बारे में। 27 अक्टूबर 2021 को भारत के 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण की 101वीं जयंती थी। 1992 में 9वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए। नारायणन 1997 में राष्ट्रपति बने। वह इस पद को संभालने वाले पहले दलित समुदाय के सदस्य भी थे। कोचेरिल रामन नारायणन का जन्म 27 अक्टूबर 1920 को केरल के उझावूर के पेरम्बथानम में हुआ था। नवंबर 2005 को उनका निधन हो गया। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन पर राष्ट्रीय कानून बनाया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं भारत, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। तो कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स जान लेते हैं। चीन ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। नए सीमा कानून का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा जो कि एलएसी है पर भारत के साथ लगातार संघर्ष कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने और कानूनी स्तर पर सीमा संबंधी मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य से नया कानून बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का नया कार्यकारी निर्देशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं मोहन अग्रवाल, अनिल कुमार, कल्याण कुमार और राहुल सचदेवा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कल्याण कुमार। कल्याण कुमार को पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक कल्याण कुमार को नियुक्त किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो भारत का एक प्रमुख और पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक को 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार जो कि लाहौर में है इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था लाहौर में। ठीक है दोस्तों, कल्याण कुमार को बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1977 बोर्ड के तहत बैंक में पद ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत और किस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया? नवाचार दिवस मतलब इनोवेशन डे मनाया। तो हमारे ऑप्शंस हैं चीन, जापान, रूस और स्वीडन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी स्वीडन। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। भारत और स्वीडन ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कई पहलुओं और हरित परिवर्तन लाने के संभावित समाधानों पर चर्चा की। जलवायु परिवर्तन के कई पहलुओं पर चर्चा के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम को 9 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों ने हरित परिवर्तन शुरू करने के संभावित समाधानों पर चर्चा भी की। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो हमारे ऑप्शंस हैं गो फर्स्ट,
एयर इंडिया, स्पाइस जेट और विस्तारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, गो फर्स्ट। तो कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स जान लेते हैं। विमान कंपनी गो फास्ट ने हाल ही में श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी हवाई उड़ान सेवा शुरू की। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से सीधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान सेवा देने वाली गो फर्स्ट देश की पहली एयरलाइन है। गो फर्स्ट श्रीनगर और शारजाह के बीच हर सप्ताह 4 उड़ानों का परिचालन करेगी। एयरलाइन ने कहा कि नए मार्ग पर सप्ताह में 4 सीधी उड़ानों की शुरुआत से श्रीनगर और यूएई के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना को शुरू किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं कृषि उड़ान, आम उड़ान, सहायता उड़ान या उर्वरक उड़ान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि उड़ान। तो चलिए कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कृषि उड़ान 2 योजना की शुरुआत की। इसके तहत कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए उत्तर पूर्व, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के हवाई अड्डों में कार्गो से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्यो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार किसानों की आय दुगना करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की आय दुगना करने का मतलब ना केवल उपज के लिए बाजार के मूल्य को बढ़ाना है, बल्कि इसका मतलब किसानों के लिए एक आदर्श बदलाव भी है। तो हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन्होंने ये बात कही। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे किस देश को सुरक्षित जमाओं के रूप में $3 अरब और $1.2 अरब तथा $1.5 अरब मूल्य का तेल उधार देने पर सहमत हो गया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। तो कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स जानते हैं। सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सुरक्षित जमाओं के रूप में $3 अरब और $1.2 अरब तथा $1.5 अरब मूल्य का तेल उधार देने पर सहमत हो गया है। सऊदी अरब सरकार तत्काल 1 साल के लिए पाकिस्तान के खाते में $3 अरब जमा करेगी और कम से कम अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कार्यक्रम के पूरा होने तक इसे जारी रखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है? तो हमारे ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 25। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 21, सॉरी 11। तो कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है। खेल रत्न अवार्ड देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। यह पुरस्कार पहली बार 1991 से 1992 में दिया गया था तथा इसका नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। इस अवार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य खेल के क्षेत्र में सराहना और जागरूकता फैलाना है। तो दोस्तों, ये थे 29 अक्टूबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।